जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे बच्चों। तो आज हम आपके क्लास 9th का जो गद्य साहित्य का इतिहास है, गद्य साहित्य का विकास है, उसको पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने कहानी तक लेखक और उनकी रचनाओं को पढ़ लिया है विथ ट्रिक के साथ। थोड़ा थोड़ा बच्चों हम ट्रिक जोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी से आपको हैबिट होना चाहिए कि किसी भी चीज को किसी चीज से थोड़ा लिंक करके ज्यादा समय तक याद करने की हैबिट। तो अब आइए बच्चों, आज हम कहानी से प्रारंभ कर रहे हैं और उसके पहले एक छोटी सी निवेदन, रिक्वेस्ट। आप जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको भेजने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो अब आइए बच्चों, कहानी से प्रारंभ करते हैं। देखिए, कहानी आपने सुना होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा। कौन? रानी केतकी की कहानी। इंशाअल्लाह खां मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी कौन कहता है? इंशाअल्लाह खां कहते हैं। किसके बारे में कहते हैं? रानी केतकी की कहानी के बारे में कहते हैं। देखिए बच्चों, कहानी है और ये रानी केतकी की कहानी इन्होंने लिखा भी है और ये कहानी ही है, इंशाअल्लाह खान ने लिखा है। इस तरह से बार बार इधर उधर ऐसे कैसे कैसे घुमा फिरा के इसको याद करना है। फिर उसके बाद बच्चों आता है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यहाँ पर आ का मात्रा भी रहेगा बच्चों। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। राजा भोज का सपना कौन देखता है? जो राजा होता है, अर्थात जो राजा शिव प्रसाद, शिव का प्रसाद, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना देखा। कैसा सपना देखा? राजा भोज का। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट आप देखिए इंदुमती। ये इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। इंदुमती क्या है बच्चों? किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल। श्री रामचंद्र जी को बच्चों कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 14 वर्ष का। लेकिन यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा? 11 वर्ष का समय लिख दिया। याद रखेंगे ना कि राम जी को तो 14 वर्ष का वनवास मिला था, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अब उन्हीं से जोड़कर रामचंद्र शुक्ल को ले लीजिए, उन्होंने 11 वर्ष का समय लिखा है। बस ऐसे ऐसे जोड़ लेना है। अब देखिए बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, इन्होंने कहानी लिखा कि उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था। देखिए बच्चों, अब आते हैं झलमला। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी क्या है? झलमलाते रहते रहे। कितने लाल लाल इनमें, यहाँ एक लाल, दूसरा एक लाल, यहाँ पर भी ला, ऐसे लिंक कर सकते हैं ना बच्चों। देखिए यहाँ पर भी ला ला, यहाँ ला वर्ण की ज्यादा पुनरावृत्ति है, तो आप जहां भी देखेंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को झलमला लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी 2 बार ला आया है। अब देखिए बच्चों, प्रेमचंद्र जी का। प्रेमचंद जी प्रेमांजलि, पूस की रात और पंच परमेश्वर लिखे हैं। प्रेमचंद्र जी ने प्रेमांजलि को पूस की रात में क्या सुनाया? पंच परमेश्वर की कहानी सुनाई है। क्या कहानी है? अब इससे आप ये भी याद कर सकते हैं कि पंच परमेश्वर प्रेमांजलि पूस की रात कहानी है और प्रेमचंद ने सुनाई थी। किसको? प्रेमांजलि को। कब सुनाया था? पूस की रात में। क्या सुनाया था? पंच परमेश्वर की कहानी। ऐसे याद करिए, लिंक करिए, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। प्रेमचंद ने, यहाँ पर प्रेमचंद लिखे ही हैं, यहाँ पर प्रेमचंद ने प्रेमांजलि को पूस की रात में पंच परमेश्वर की कहानी सुनाई। अब 4 लोग याद हो जाएंगे, एक तो प्रेमचंद और 3 की कहानी। अब देखिए बच्चों, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा? आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल। आप जयशंकर कहा करिए तो जितने भी आकाश द्वीप में आंधी आ रहे होंगे, इंद्रजाल होगा, सबसे मुक्ति मिल जाएगी, सबसे छुटकारा मिल जाएगा। क्या? जितने प्रकार के आंधी इंद्रजाल इस आकाश द्वीप में आते रहेंगे तो किसी भी चीज से आपको भय नहीं लगेगा। कब? आप जयशंकर बोलते रहिए। ट्रिक में ऐसे याद कर लीजिए बच्चों, जयशंकर, आंधी, आंधी आकाश द्वीप में, इंद्रजाल से मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। बस चांद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती कहते हैं कि चांद और टूटे हुए लोग, कहानी लिखे हैं धर्मवीर भारती। चांद और टूटे हुए लोग क्या कहते हैं
कि चांद पर टूटे हुए लोग हैं, दिखाई पड़ते हैं। चांद पर कैसे लोग दिखाई पड़ते हैं? टूटे हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। जब आप चांद की तरफ देखिए तो ऐसे कुछ चेहरा टाइप का दिखता नहीं है, तो समझ लीजिए वो कोई लोग हैं। बस ऐसे थोड़ा लिंक कर लीजिए। भारती जी कहते हैं, धर्मवीर भारती जी, चांद और टूटे हुए लोग। अब देखिए बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाला श्रीनिवास दास, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट के कहाँ उसमें आता है। ये पहला उपन्यास है बच्चों, परीक्षा गुरु किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। अब देखिए बच्चों, चंद्रकांता चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। चंद्रकांता चंद्रकांता संतति, भूतनाथ देवकीनंद खत्री का है। याद रखिएगा बच्चों, कुछ चीजें बार बार रिवाइज करके याद करिए, कुछ चीजें लिंक से जोड़ के, कुछ अपना भी ट्रिक लगाइए, अपना लॉजिक लगाइए, सोचिए, कहीं से कुछ ना कुछ जोड़िए और याद होगा। धीरे धीरे हैबिट बनेगी। अब देखिए बच्चों, सेवा सदन, निर्मला, गोदान, कर्मभूमि, ये सब प्रेमचंद की उपन्यास है। क्या है बच्चों? उपन्यास है। तितली जयशंकर प्रसाद की है। त्यागपत्र जैनेन्द्र की है। इसी तरह से बार बार हम लोग रिवीजन करते चलेंगे, बार बार रिवीजन कर दें। अब देखिए बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा इन्होंने लिखा है। पुनर्नवा लिखा है। अनाम दास का पोथा लिखा है। चारूचंद का लेख भी इन्होंने लिखा। अब देखिए बच्चों, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा। अब यहाँ पर थोड़ा लिंक दीजिए, देखिए यहाँ पर भी री का मात्रा है, यहाँ पर भी री का मात्रा है। तो जैसे आपको मृगनयनी आ गया मान लीजिए, और कई लेखक आ गए, 4 लेखक आ गए ना, ऑप्शन वाला सवाल, 4 लेखक आगे मृगनयनी के रचनाकार हैं। अब यह तो देखिएगा, ट्रिक लगाइएगा कि यहाँ मृगनयनी में नीचे मैम ने बताया था कि यहाँ नीचे री का मात्रा, और यहाँ पर देखिए किसके नाम में नीचे री का मात्रा है। तो दोनों देखेंगे, मैच करेंगे, तुरंत सही टिक लगा देंगे, हो गया आंसर। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा ने क्या लिखा? चित्रलेखा लिखा। अब देखिए बच्चों, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती ने लिखा है। धर्मवीर भारती ने ही ठेले पर हिमालय भी लिखा है। कहनी अनकहनी भी इन्होंने लिखा है। ठेले पर हिमालय लिखा है। अब पतितों का देश राम वृक्ष बेनीपुरी कहते हैं कि पतितों के देश में कैसे वृक्ष लगे होंगे? कांटेदार वृक्ष लगे होंगे। जब पतितों का देश होगा बच्चों, तो वहां पर कैसे वृक्ष होंगे? कांटों का वृक्ष होगा। बस ऐसे थोड़ा सा, कांटों का वृक्ष अर्थात वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी और पतितों का देश। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर शेखर एक जीवनी अज्ञे का है। शेखर एक जीवनी अज्ञे का है, उपन्यास है बच्चों। अब आइए हम नाटक की ओर बढ़ रहे हैं। एक और है, देखिए, गिरती दीवारें। उपेंद्र नाथ अस्क कहते हैं, उपेंद्र नाथ अस्क की दीवारें क्या हैं? गिर रही हैं। उपेंद्र नाथ अस्क क्या कह रहे हैं कि दीवारें क्या है बच्चों? गिर रही हैं। अब आइए हम लोग नाटक की तरफ चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट के पहला नाटक, कोई भी चीज बच्चों पहला है, नाटक है, कहानी है, एकांकी है, कोई भी चीज है तो पहला रहेगा, तो उसको इम्पोर्टेंट समझ के याद रखिएगा, क्योंकि ये सब पूछते हैं। तो पहला नाटक किसका है बच्चों? को गोपाल चंद्र गिरधर दास का है। गोपाल चंद्र गिरधर दास का है। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के बच्चों क्या है? पिताजी हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिताजी हैं कौन? गोपाल चंद्र गिरधर दास। इन्होंने क्या लिखा? नहुस लिखा, और नहुस पहला नाटक है। अब देखिए बच्चों, नाटक में अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, ये सब नाटक लिखा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। क्या? अंधेर नगरी। अब देखिए बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र, कलि कौतुक, भारत दुर्दशा, हठी हम्मी। देखिए बच्चों, क्या कहते हैं, भारत दुर्दशा, इसको भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भी लिखा, नाटक ही है। तो याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से अगर भारतेंद्र बोले, मतलब प्रश्न में दे दिया कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन हैं, अगर लिखने को आए तो सबसे पहले आप भारतेंद्र हरिश्चंद्र ही लगाइएगा। भा से भारत, भा से भारतेंद्र हरिश्चंद्र। लेकिन ऑप्शन में दे दिया और भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, तब आप प्रताप नारायण मिश्र को सही मानेंगे। इसलिए आप दोनों को याद रखिए। ये याद रखिए कि भारत दुर्दशा जो है, पहले तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा, उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा है। बस इतनी सी बात। छद्म योगिनी बच्चों, यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रिक जोड़िएगा। वीर हरदौल, देखिए, हरि से आप हरदौल याद रखेंगे और वियोगी से योगी याद रखेंगे। और दोनों में देखिए योगी योगिनी ऐड करिए, योगी और योगिनी। छद्म योगिनी, वियोगी हरि, वीर हरदौल, वियोगी हरि, ऐसे याद कर लीजिएगा बच्चों। अब आई एक घूंट, चंद्रगुप्त और अजात शत्रु, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, ये सब किसका है बच्चों? तो ये जयशंकर प्रसाद का है। और ये जो एक घूंट है बच्चों, ये नाटक नहीं है,
यहाँ पर लिखा है अलग बात है, लेकिन ये क्या है, नाटक नहीं है। ये एकांकी हमने आपको याद दिलाया था ना कि एक से ए से एक और ए से एकांकी, तो ये एकांकी है। कौन सी विधा है, एकांकी विधा है। आपको हमने विधा बताया ना, जो विभिन्न गद्य साहित्य में विभिन्न प्रकार की विधाएं हैं। विधाएं जैसे नाटक हो गया, अभी आप पढ़ के आ रहे हैं, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, संस्मरण हो गया, लघु कथा हो गया, रिपोर्टाज हो गया, आत्मकथा हो गया, जीवनी हो गई, यात्रा वृत्त हो गया। ये सब क्या है बच्चों, तो ये सब विधा है। एकांकी हो गया, तो एकांकी में एक घूंट है, ये पहला एकांक वो है जयशंकर प्रसाद जी का है। अब देखिए बच्चों, करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम, ये सब प्रेमचंद जी का है। आप याद रखिएगा, आपके चैप्टर में है क्या, गद्य साहित्य में प्रेमचंद का मंत्र याद कीजिए बच्चों। डॉक्टर चड्ढा, उनके बेटे कैलाश, ऐसा है नहीं, तो ये आपको याद रखना है। प्रेमचंद जी को, इनकी जीवनी को भी याद रखना है। अब देखिए बच्चों, धर्मवीर भारती फिर आ गए हमारे किसमें, उपन्यास में। अभी उपन्यास भी पढ़ा हमने इनका, अब नाटक में भी आगे देखिए, अंधा युग। अंधेर नगरी किसने लिखा है, भारतेंद्र हरिचंद ने। और अंधा युग धर्मवीर भारती ने। और नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती कहते हैं कि अंधा युग का जमाना है, नदी भी प्यासी हो सकती है क्या, नदी में तो पानी भरी रहती है। इसका मतलब युग कैसा है, अंधा युग है। कौन कहता है, धर्मवीर भारती कहते हैं। धर्मवीर भारती क्या कहते हैं कि अंधा युग आ गया है। क्यों, क्योंकि नदी प्यासी थी। तो ऐसे थोड़ा सा ट्रिक करके आप लिख सकते हैं। भारतेंद्र हरिचंद कहते हैं कि युग, अंधा युग आ गया है, नदी प्यासी थी। अब देखिए, कुल्ली भाट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। ये छायावाद के कवि हैं बच्चों। और देखिए, अब लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का है। मोहन राकेश ने और बहुत सारी कथनाएं आधे अधूरे भी लिखा है। इन्होंने कितने चट्टान लिखे हैं उपन्यास मोहन राकेश ने। अब आइए बच्चों, एकांकी पे देखिए, एकांकी पे हम लोग चलते। अम्बपाली, देखिए अम्बपाली एक वृक्ष का कोई नाम है ना बच्चों। अम्बपाली, ये राम वृक्ष बेनीपुरी, ऐसे थोड़ा ट्रिक कर लीजिएगा कि अम्बपाली और वृक्ष राम वृक्ष बेनीपुरी। तो अब थोड़ा सा हम लोग और पढ़ लेते हैं, एकांकी को भी जान लेते हैं। हमने थ्योरी में एकांकी को पढ़ा है। आप गद्य साहित्य के इतिहास को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा बच्चों। उसमें सबसे पहले थ्योरी समझिएगा। अब देखिए, या थ्योरी की तरफ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने आपको उधर समझा दिया, थ्योरी, जीवनी, आत्मकथा, ये सब। तो देखिए बच्चों, एकांकी में कुछ फीचर, कुछ एकांकी भगवत शरण उपाध्याय का है। और पहला जयशंकर प्रसाद का एक घूंट है बच्चों। अब देखिए, पृथ्वीराज की आंखें, और ये देखिए, पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान, राम कुमार वर्मा ने लिखा। क्या लिखा, पृथ्वीराज की आंखें, और राम कुमार शर्मा बच्चों, शर्मा, और दीपदान। और नीली झील धर्मवीर भारती ने लिखा, एकांकी। इन्होंने नाटक भी लिखा है धर्मवीर भारती ने, उपन्यास भी लिखा है, आपने देखा अभी। और ये देखिए, नीली झील भी लिख दिया है। क्या है, एकांकी है। भोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर ने भोर का तारा देखा था, इसलिए भोर का तारा लिख दिया। अब जाइए बच्चों, जीवनी की तरफ बढ़ते हैं। आवारा मसीहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये विष्णु प्रभाकर का है। जीवनी किसकी है बच्चों, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का है। किसका है जीवनी, ये आवारा मसीहा के नाम से लिखा है। किसने लिखा, विष्णु प्रभाकर ने लिखा। और जीवनी किसकी है, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अब देखिए बच्चों, कलम का सिपाही, ये अमृत राय हैं। अमृत राय किसके पुत्र हैं, तो प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। और ये अपने पिता को क्या, सिपाही के समान वीर बहादुर समझते थे, इसलिए इन्होंने लिखा कलम का सिपाही। अब वहीं पर बच्चों आ जाएगा आपका कलम का मजदूर। कलम का सिपाही भी प्रेमचंद जी का ही है, और कलम का मजदूर भी प्रेमचंद जी का है। लेकिन कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा, क्योंकि ये अमृत राय के पुत्र हैं, प्रेमचंद जी के पुत्र हैं अमृत राय। और ये अपने पिता प्रेमचंद जी को क्या, सिपाही के समान बहादुर समझते थे, इसलिए इन्होंने कहा कलम का सिपाही। और इनके ये जो कलम का मजदूर जिन्होंने लिखा, वो मदन नाम, माँ से मदन और माँ से मजदूर, ऐसे लिंक करके याद कीजिएगा बच्चों। यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको आ सकता है एग्जाम में। इस साल नहीं तो क्लास 10 में आ जाएगा। और हमको क्लास 10 में अपन का अपन लाना, मतलब 100 का 100 लाना है। तो इस तरह से हम उसकी भी एक टारगेट बना के अभी से पढ़ाई करेंगे। ये नहीं कि हमको 9th का ही एग्जाम देना, नहीं, हमको हाई स्कूल का भी एग्जाम देना है। इस टारगेट के साथ पढ़ाई किया जाएगा। अब देखिए बच्चों, गुरु नानक देव
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि गुरु नानक देव पर जीवनी लिखा है? किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए बच्चों, लोकमान्य तिलक और विज्ञान की विभूतियां और हमारे गौरव के प्रतीक, ये जय प्रकाश भारती ने लिखा है। तो अब आइए बच्चों, आत्मकथा को भी हम लोग देख लेते हैं। मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं, क्या याद करूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हरिवंश राय बच्चन। आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र ने, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सब चीजें अपने दिमाग में बना के रखिएगा बच्चों। और कैसे दिमाग में बनेगा? जैसे हमने ये मोबाइल ओपन कर लिया और इस पे इस लेक्चर को लगा लिया और फास्ट मोड करके 3-4 बार सुन लिया, फिर रख दी, एक बार सुन लिए, फिर उसके बाद में कुछ दिन, 1-2 दिन बीता, फिर सुन लिए, और उसके बाद कुछ चीजें आप कॉपी में लिखिए, और नहीं तो आपके पास किताब होगा, किताब में लिखा होगा। और हम तो कहते हैं यहीं से आप लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और देखिए बच्चों, रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, महादेवी वर्मा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेखा चित्र है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अतीत के चलचित्र कौन सी विधा है, तो आप बताएंगे कि रेखा चित्र है। या पूछ लिया कि किसके, ये इसकी रचना किसने की है? महादेवी वर्मा ने लिखी है। माटी की मूर्तें, राम वृक्ष बेनीपुरी। वृक्ष कहाँ लगता है? मिट्टी में लगता है। और मूर्ति किसकी बनती है? माटी की बनती है। बस थोड़ा सा लिंक करके याद करिएगा। अब देखिए बच्चों, हम लोग संस्मरण की तरफ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। स्मृति की रेखाएं पथ के साथ ही, ये भी है महादेवी वर्मा का, लेकिन ये क्या, कौन सी विधा बच्चों? तो ये संस्मरण है। अब सन 42 के संस्मरण, तो ये श्री राम शर्मा ने लिखा है। कौन? सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा ने लिखा है। देखिए श्री राम शर्मा, ये देखिए बच्चों। अब लोकमाता काका कालेकर ने लिखा है। काका कालेकर ने क्या लिखा है? लोकमाता क्या है? लोकमाता संस्मरण है। बापू के आश्रम में और पुण्य संस्मरण, स्मरण, बापू के आश्रम में पुण्य स्मरण किया किसने? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय कहाँ गए? गुजरात में गए। किसके यहाँ? साबरमती के आश्रम में गए, और वहां पर उन्होंने किसका स्मरण किया? बापू के आश्रम में पुण्य का स्मरण किया। कहाँ गए? साबरमती आश्रम में। ऐसे थोड़ा सा लिंक करके जोड़िए बच्चों कि हरिभाऊ कहाँ गए थे? साबरमती के आश्रम में गए। जब वहां गए तो उन्होंने क्या किया? बापू के आश्रम में पुण्य स्मरण किया, अच्छे स्मरण किया, अर्थात पुण्य स्मरण किया। बापू के पुण्य का स्मरण किया, ऐसे भी कर सकते हैं। बापू से बापू के आश्रम में और पुण्य से पुण्य स्मरण। और लिखा किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने। अब देखिए बच्चों, जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी की है। क्या? जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग यात्रा साहित्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा सा वीडियो आपका लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा आप फास्ट मोड करके पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ेंगे जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करने के बाद में। तो इसलिए हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। यात्रा वृत्त, यात्रा वृत्त हमने आपको समझाया, थ्योरी में आप जाके पढ़िएगा। उस पार के पड़ोसी, काका कालेकर ने लिखा है। हिमालय प्रवास और उस पार के पड़ोसी। हिमालय के उस पार क्या है? आप देखिए, हिमालय के उस पार कुछ कोई दूसरा देश पड़ता है ना बच्चों? चीन पड़ता है। आप देखिए, हिमालय के उस पार चीन पड़ता है। ऐसे लिंक करके जोड़िए, हिमालय के उस पार, हिमालय प्रवास और उस पार के पड़ोसी। बस काका कालेकर ने लिखा है। कलकत्ता से पीकिंग और सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय ने। पैरों में पंख बांध कर कौन चलते हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी चलते हैं पैरों में पंख बांध कर। क्या है? यात्रा वृत्तांत। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा बच्चों कि पैरों में पंख बांध कर कौन सी विधा है, तब आप बताएंगे कि यात्रा वृत्त साहित्य है। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट लेखक की ओर हम बढ़े। देखिए, मेरी यूरोप यात्रा, राजेंद्र प्रसाद। रेती के फूल, रामधारी सिंह दिनकर। रासे रेती रासे रामधारी, रासे रेती रासे रामधारी सिंह दिनकर। बस ऐसे याद कर लीजिए। तो अब आइए बच्चों, अब हम आज के क्लास में यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आलोचना के साथ, है ना। ये देखिए, संस्मरण हमने पढ़ लिया, यात्रा वृत्त पढ़ लिया। अब आलोचना के साथ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो फायदा लग रहा हो, आपके एग्जाम की तैयारी की दृष्टि से, आपके ज्ञान में विस्तार करने की दृष्टि से, हिंदी के प्रति आपके अंदर रुचि पैदा करने की दृष्टि से आपको अच्छा लग रहा है, तो और बच्चों में भी इसे शेयर करें, और अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो बातें हैं, कमेंट के माध्यम से बताएं।
और वीडियो को लाइक भी करें बच्चों। और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हम निरंतर आपके एग्जाम तक आपके साथ बने रहेंगे और चीज़ें आपको निरंतर पर डे प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा कि जिस दिन हम आपका कोई क्लास छोड़ें। अभी हम गद्य और पद्य दोनों पढ़ा रहे हैं बच्चों। वर्तमान में आपके एग्जाम की दृष्टि से हम गद्य के पाठ को पढ़ा रहे हैं। हमने प्रेमचंद जी को पढ़ लिया, प्रेमचंद जी के मंत्र को पढ़ लिया है, महादेवी वर्मा के गिल्लू को पढ़ लिया है और श्री राम शर्मा को पढ़ लिया स्मृति। तो अब बच्चों इसी तरह से निरंतर आप बने रहिए, एग्जाम तक आपकी हर एक चीज़ मजबूत करा देंगे। व्याकरण के दृष्टि से आपका हो गया क्या है, संधि समास, जो भी चीज़ें हैं आप हर एक चीज़ में एकदम पारंगत हो जाएंगे, एकदम एकदम टीचर बन जाए। आप दूसरे बच्चों को, अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगेंगे। क्लास आप 9th में, क्लास 8 के बच्चों को आप संधि बताएंगे, समास क्या होता है बताएंगे, आप गद्य साहित्य का विकास कैसे कैसे हुआ ये सब बताएंगे। तो बच्चों इसका ये तब ऐसा हो पाएगा जब आप मन लगा के पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, निरंतरता बनाएंगे। थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना कि बहुत ज़्यादा बस पढ़ते ही रहें। कम कम पढ़ने की धीरे धीरे हैबिट डालिए बच्चों। पढ़ना तो आपको ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन आप शुरुआत में ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ सकते। थोड़ा थोड़ा पढ़ने की हैबिट डालते डालते 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 से 3 महीना, फिर आपके अंदर धीरे धीरे बैठ के पढ़ने की हैबिट बनती रहेगी। और फिर जब आप क्लास 10 में जाओगे तो ज़्यादा समय तक बैठ के पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम अंक लाना रहेगा बच्चों। और वहाँ पर कम से कम आपको 7 से 8 घंटा पर डे स्वयं पढ़ना पड़ेगा घर पे। मोबाइल से, खुद के नोट्स बनाए हुए नोट्स से, किताब से, ये सब मिलाकर आपको इतना सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों, अब हम इन वाक्यों के साथ आप वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में आलोचना के साथ। जय हिंद बच्चों।